हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एंड एसएलपी इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। इसका मतलब कि रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर्स के अंदर पार्टनरशिप में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का और सेपरेट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है। ये सीए फाउंडेशन एंड सीएस फाउंडेशन, इवन सीएमए फाउंडेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर ये टॉपिक आपसे अभी नहीं पूछा जाता, आगे चल के आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अभी नहीं पूछा जाता। ओके, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बात समझनी है कि जो हम यहाँ पे ये टर्म पढ़ रहे हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ये चीज़ें हैं क्या। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि पॉलिसी है, मतलब कि एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। पर इस इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत क्या है, तो कुछ देर पहले बात करते हैं जेएलपी की। जेएलपी का मतलब होता है एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज टेकन बाय फर्म, जो कि फर्म ने लिया है ऑन द लाइव्स of all the partners jointly। फर्म ने ये पॉलिसी ली है। ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी हमेशा फर्म लेता है। अच्छा, फर्म पॉलिसी क्यों ले रहा है? फर्म पॉलिसी इसलिए ले रहा है कि मान लीजिए कल को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कुछ ना कुछ पॉलिसी का पैसा देना पड़ेगा। अब फर्म ये सोचता है कि यार फ्यूचर में पैसा जा सकता है, तो वो पहले से ही प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो फर्म लेता है अपने पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर जॉइंटली। इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई सी, जनाब अगर एक्स की डेथ होती है, अगर वाई की डेथ होती है, अगर जेड की डेथ होती है, या एक्स वाई जी तीनों की डेथ हो जाती है, कोई भी केस हो आपका, इस केस में आपके क्या होगा, जो फर्म है उसको पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। किससे मिलेगा? फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बच्चे की एक बहुत ही कॉमन मिथ है, बच्चे का एक बहुत ही कॉमन डाउट है, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। पहले ही आपने उसको समझना है कि वो डाउट क्या है। बच्चे के दिमाग में ये चलता रहता है कि सर अगर एक्स की डेथ हो गई तो पॉलिसी का पैसा तो एक्स को मिलना चाहिए, वाई की डेथ हो गई तो पॉलिसी का पैसा वाई को मिलना चाहिए, जेड की डेथ हो गई तो पॉलिसी का पैसा जेड को मिलना चाहिए, एक्स वाई जी की डेथ हो गई तो पॉलिसी का पैसा एक्स वाई जी को मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। जनाब, पॉलिसी का जो पैसा है वो उसको मिलता है जिस बंदे ने पॉलिसी ले रखी है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, ये है आपका फर्म। भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और इन्होंने बोला कि हमें एक जेएलपी दे दो। अब फर्म बारी बारी इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करेगा? प्रीमियम। क्या पे करेगा? प्रीमियम। इंश्योरेंस का फंडा आप लोगों को पता है कि हम प्रीमियम पे करते हुए चलते हैं। अब क्योंकि फर्म ने जेएलपी ली है, जेएलपी का मतलब क्या है कि इसने अपने जितने भी पार्टनर एक्स वाई जी, इनकी लाइफ के ऊपर पॉलिसी ले ली है। कैसे? जॉइंटली का मतलब ये, अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, ए टू जेड किसी की भी डेथ हो जाए, तो फर्म को पैसा मिलेगा। कौन पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी फर्म को पैसा देगी। कौन सा पैसा देगी? वो पॉलिसी अमाउंट देगी जितने की पॉलिसी ली गई थी। मान लो कि फर्म ने जेएलपी ली 5 लाख की। अब अगर एक्स की डेथ हो गई तो भी 5 लाख मिल जाएगा, वाई की होगी तो भी 5 लाख मिल जाएगा, जेड की होगी तो भी 5 लाख मिल जाएगा, और एक्स वाई सी तीनों की होगी तो भी 5 लाख मिल जाएगा। तो जेएलपी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जो फर्म ने ली है अपने पार्टनर की लाइफ पे जॉइंटली, जिसका मतलब है कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म को पैसा मिल जाएगा। अच्छा, फर्म ये पॉलिसी क्यों ले रहा है उसका कारण समझिए। क्योंकि फर्म जानता है जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना पड़ता है। तो फर्म अपना एक सेफ गेम खेल रहा है। फर्म जानता है कि फ्यूचर में पैसा जा सकता है, इसलिए उसने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले ली। अगली बात, जैसे मैंने आपको जेएलपी बताया, ऐसे ही एक होती है एसएल।
SLP का मतलब क्या है? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या चीज है, उसके ऊपर कुछ बात समझनी। ये होती है अ पॉलिसी टेकन बाय फर्म ऑन द लाइव्स ऑफ पार्टनर सेवरली और सेपरेटली। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, X, Y और Z। तो तीनों के लिए मैंने अलग अलग पॉलिसी ली है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली, X की 1 लाख, Y की 2 लाख, Z की 3 लाख। इसका मतलब है कल को X की डेथ हो जाए तो फर्म को 1 लाख मिलेगा, Y की डेथ हो जाए तो फर्म को 2 लाख मिलेगा, Z की डेथ हो जाए तो फर्म को 3 लाख मिलेगा। जबकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या था, किसी की भी डेथ हो जाए तो पैसा मिल जाएगा, तीनों की हो जाए तो ही मिल जाएगा। इसमें क्या है, अगर X की डेथ हो जाए तो 1 लाख मिलता है, Y की हो गई 2 लाख मिलेगा, Z की हो गई 3 लाख मिलेगा। तीनों की डेथ हो गई तो तीनों के पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यानी टोटल कितने मिल जाएंगे? 6 लाख, इफ ऑल डाइड। राइट। तो जो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है JLP में और SLP में, वो ये है कि आपको अपने दिमाग में बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि पॉलिसी लेने वाला आदमी फर्म है। ध्यान देना, ये है इंश्योरेंस कंपनी, ये है फर्म। फर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, कहता है कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी दो, या तो JLP दे दो या SLP दे दो। फर्म ने JLP ली है 10 लाख की, SLP ली है 1 लाख ईच की। कितने पार्टनर है? X पार्टनर है, Y पार्टनर है, Z पार्टनर है। अब मेरी बात को समझिए, फर्म इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करता है? प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम कभी पार्टनर पे नहीं करता, प्रीमियम कौन पे करता है? फर्म। मतलब पार्टनर अपने घर में से पैसा लाके उनको नहीं दे रहा इंश्योरेंस कंपनी को, कौन पे करता है? फर्म पे करता है। तो कायदे वाली बात है, इंश्योरेंस कंपनी भी जो पॉलिसी अमाउंट देगी वो किसको देगी? फर्म को देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी अमाउंट देगी फर्म को। JLP का मतलब क्या है कि इफ X, Y, Z तीनों में से कोई एक भी डाइड हो गया, या ये कह लीजिए कि X, Y, Z तीनों के तीनों की डेथ हो गई, तो फर्म को कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख। राइट। SLP का मतलब क्या है कि अगर X की डेथ हो गई तो फर्म को 1 लाख मिलेगा, Y की हो गई तो 1 लाख मिलेगा, Z की हो गई तो 1 लाख मिलेगा। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता X, Y, Z तीनों की डेथ हो गई तो फर्म को कितने मिल जाएंगे? 3 लाख। SLP में और JLP में इतना सा फर्क है कि JLP किसी भी पार्टनर की डेथ पे आपको पैसा ला के दे देगी, लेकिन SLP का मतलब है कि एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, अगर ली X के लिए गई है तो सिर्फ X की डेथ पे ही आपको इसका पैसा मिलेगा, Y और Z की डेथ पे आपको नहीं मिलेगा। राइट। तो ये आपका एक बेसिक फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। बच्चे का जो कॉमन डाउट होता है वो ये होता है, बच्चा बार बार कहता है कि सर जी अगर X की डेथ हुई है, जैसे मान लीजिए X की डेथ हुई, तो ये जो 1 लाख मिलेगा ये फर्म को क्यों मिलेगा? ये तो X को मिलना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर कभी ट्रांजैक्शन में है ही नहीं। ट्रांजैक्शन में कौन है? फर्म है और इंश्योरेंस कंपनी। फर्म ने प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देगी, बात करो। अब मैं यहां से ले चलता हूं आपको थोड़ा सा आगे, ध्यान दीजिएगा। फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, देखो जी, फर्म ने भर दिया प्रीमियम और किसी की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने फर्म को पॉलिसी अमाउंट दे दिया। अब मैं यहां की कहानी बता रहा हूं। अब फर्म के पास एक पॉलिसी अमाउंट आया है, तो फर्म क्या करता है? इस पॉलिसी अमाउंट को फर्म क्या करेगा? इस पॉलिसी अमाउंट को, ध्यान दीजिएगा, फर्म के पास इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी अमाउंट आया तो फर्म इस पॉलिसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन बिटवीन दी पार्टनर्स। मेरे कहने का मतलब है, अगर XYZ पार्टनर है, फर्म ने JLP ली 10 लाख की, मान लीजिए कि X की डेथ हो गई तो फर्म को कितने रुपए मिल गए? 10 लाख। फर्म ये 10 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब X की डेथ पे पैसा X को भी मिलेगा, Y को भी मिलेगा, Z को भी मिलेगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर डेथ खाली X की हुई है तो पैसा Y और Z को क्यों मिल रहा है? तो जनाब बात ऐसी है कि जब प्रीमियम दिया जा रहा था तो प्रीमियम फर्म पे कर रहा था। अब फर्म ने प्रीमियम सिर्फ X से पैसा लेके थोड़ी ना पे करा होगा भाई, फर्म ने तो प्रीमियम Y और Z से भी लिया होगा ना, क्योंकि पार्टनर तो वो भी है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये पूरे 10 लाख X को मिल जाते तो Y और Z कहते भाई एक बात बताओ, प्रीमियम देने के टाइम पे तुमने हमसे पैसा ले लिया, लेकिन जब पॉलिसी का पैसा मिल रहा तब तुम हमें कुछ नहीं दोगे। तो बात तो सही है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब कभी भी
फर्म को पैसा देती है तो फर्म उस पैसे को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए कि पार्टनर की डेथ होने पे पार्टनर को ही पॉलिसी का पैसा मिलेगा। जनाब पार्टनर को तो कुछ मिलता ही नहीं है, जो मिल रहा है फर्म को मिल रहा है। अब फर्म वो सारे अपने पार्टनर में बांटता है, क्यों? क्योंकि जैसे एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर में बंटता है, तो फर्म के पास जो चीज़ पॉलिसी अमाउंट की तरह आ रही है वो भी सारे पार्टनर्स में बटेगी। ओके, थोड़ा सा चलते हैं और आगे, कुछ आईक्यू बेस्ड बात करते हैं इसी चीज़ के रिगार्ड्स में। देखिए, जब भी कभी हम किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, फिर चाहे वो आपकी JLP हो, SLP हो या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो इनमें दो चीज़ें सामने आती हैं। एक होती है सरेंडर वैल्यू और एक होता है पॉलिसी अमाउंट। तो जनाब दोनों की दोनों बातों में फर्क क्या है? देखिए, डेथ के केस में आपको पॉलिसी अमाउंट मिलता है, लेकिन एनी केस अदर देन डेथ, एनी केस अदर देन डेथ में आपको क्या मिलती है? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू इज कंसीडर्ड। लेकिन इन केस ऑफ डेथ पॉलिसी अमाउंट इज कंसीडर्ड। अब इस बात को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनाब अगर आपने कोई लाइफ पॉलिसी ले रखी है, मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ की, आपके XYZ पार्टनर है, मैं कहता हूं X की डेथ हो गई, Y की डेथ हो गई, Z की हो गई या तीनों की हो गई, तो फर्म को कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख रुपये, राइट। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट आपको मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि फर्म ने JLP ले रखी है 10 लाख की, पार्टनर XYZ है। अब मैंने आपसे कह दिया कि भाई साहब X हो गया रिटायर, मैंने आपसे कह दिया X क्या हो गया? रिटायर। तो यार डेथ तो किसी की नहीं हुई ना। अगर X रिटायर हो रहा है तो यानी कि डेथ तो किसी की नहीं हुई। तो इसका मतलब है जब किसी की डेथ ही नहीं हुई तो इंश्योरेंस कंपनी भी फर्म को जो पॉलिसी अमाउंट देती थी अब वो नहीं देगी। तो कंडीशन क्या थी? JLP कंडीशन क्या होती है? या तो X की डेथ हो जाए या Y की हो जाए या Z की हो जाए या तीनों की हो जाए। जब कोई केस अप्लाई ही नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी फर्म को पॉलिसी अमाउंट क्यों देगी? अब ध्यान से देखिए, X जो है वो बिजनेस से जा रहा है। X बिजनेस से जाएगा तो X फर्म से कहेगा कि फर्म भाई तुमने जब प्रीमियम पे किया था तो उसमें अपना योगदान मैंने भी तो दिया था। अब अगर मैं आज बिजनेस से निकल जाऊं और कल को Y और Z की किसी की डेथ होती है तो आपको तो पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा और आप वो पॉलिसी अमाउंट Y और Z में बांट दोगे, क्योंकि मैं तो होऊंगा नहीं। तो फर्म कहेगा भाई बात तो ठीक है। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम अपनी एग्जिस्टिंग JLP को जाके सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने का मतलब क्या है? हम इंश्योरेंस कंपनी पे जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब ये पॉलिसी ख़त्म कर दो, हमें पॉलिसी अमाउंट नहीं चाहिए, आपका जितना बनता है 10 लाख की जितनी सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू हमेशा कम ही होती है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। जैसे आपने एक FD कराई 10 लाख की, अब आप उसको समय से पहले तुड़वा लेंगे तो आपको 10 लाख पूरे थोड़ी ना मिलेंगे, इंटरेस्ट तो आपका कट जाएगा ना। उसी तरह से आपको 10 लाख सिर्फ तब मिलने थे जब किसी बंदे की डेथ हो। डेथ तो हुई नहीं, तो आप इसको मार्केट में जाके सरेंडर कराएंगे। मान लीजिए सरेंडर वैल्यू 60% है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 6 लाख। अब फिर से वही बात, इंश्योरेंस कंपनी फर्म को 6 लाख रुपए दे देगी और फर्म के पास जैसे 6 लाख आएंगे तो फर्म दोबारा से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, किसमें? पार्टनर्स में। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट मिलता है फर्म को, लेकिन डेथ छोड़ के कोई भी केस हो, फिर चाहे रिटायरमेंट का केस हो, एडमिशन का केस हो, चेंज इन PSR का केस हो, उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो PSR का केस हो, रिटायरमेंट का हो, एडमिशन का हो, उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं? अपनी सरेंडर वैल्यू। ओके, देन इट मीन्स अगर एक मैं चार्ट बनाऊं तो वो ये बनेगा कि फर्म ने प्रीमियम दिया किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी अमाउंट देगी फर्म को कब? अगर डेथ हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी फर्म को सरेंडर वैल्यू देगी अगर कोई भी अलग केस हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, चेंज इन PSR, राइट।
सोचने वाली बात यह है कि दोनों चीज़ें फर्म को ही मिलेंगी, और फर्म को जैसे मिलेंगी तो फर्म उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा, मैं अभी आपको सिर्फ इतनी बात समझा रहा हूं कि जेएलपी एसएलपी को समझना कैसे है, उसके कंसेप्ट्स कैसे हैं, राइट। आइए जरा एक बात और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़े से कंसेप्ट को जो है हम लोग अपना हाईलाइट करेंगे और समझेंगे कि क्या करना है। देखिए, फर्म ने प्रीमियम पे करा इंश्योरेंस कंपनी को, मैं मान के चल रहा हूँ XYZ पार्टनर है, फर्म ने इनके लिए जेएलपी खरीदी 10 लाख की, मतलब किसी की भी डेथ हो 10 लाख मिल जाएंगे, तीनों की डेथ हो जाए तो भी 10 लाख मिल जाएंगे, ठीक है जी। और इसका जो प्रीमियम था वो था 1 लाख पर एनम। तो फर्म ने कायदे से प्रीमियम पे करना चालू करा, पहले साल पे करा, दूसरे साल पे करा, तीसरे साल पे करा, मतलब फर्म ने टोटल प्रीमियम कितना पे कर दिया, 3 लाख। मैं कहता हूं एट 4th ईयर एक्स डाइड, मैं कहता हूं चौथे साल पे एक्स की हो गई डेथ, तो जनाब इंश्योरेंस कंपनी फर्म को देगा पैसा, कितना पैसा देगा, 10 लाख, क्योंकि डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट आपको मिल जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मुझे सोच के बताइए कि जी फर्म ने अभी तक प्रीमियम पे करा 3 लाख, लेकिन फर्म को मिला कितना, 10 लाख। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह का फायदा हो रहा है, एक तरह का गेन हो रहा है, कितने का, 7 लाख का। आप सभी बच्चे समझदार हैं, आप कहेंगे कि सर जी हाँ हम ये कह सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, आप जाओगे रीवैल्यूएशन में, क्योंकि गेन तो रीवैल्यूएशन में डालते हैं, आप रीवैल्यूएशन में जाके लिखोगे यहां पे बाय गेन ऑन एक्स डेथ, कितने का गेन, 7 लाख का। आप मुझे बताओ कहने में कितना बुरा लगेगा कि एक पार्टनर की डेथ हुई है और उस डेथ पे हम अपना 7 लाख का गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं। बताओ कितनी बुरी बात है। हमारे जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, वो जब इस चीज को पढ़ेंगे वो कहेंगे बताओ कितने बेशरम लोग हैं कि इनके एक पार्टनर की डेथ हो गई है और तब भी ये कह रहे हैं हमें 7 लाख का गेन होगा। यानी कि गेन तो हुआ है 7 लाख का, पर मैं उसे रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो इमोशंस पे काम करती है। हम आप पे थोड़ा सा भावनाओं में बह के काम करते हैं। हम जानते हैं कि भाई साहब एक आदमी की डेथ हुई है, हमें 7 लाख का मुनाफा हो रहा है, पर वो 7 लाख का मुनाफा हम रिवैल्यूएशन में दिखाते नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, जैसे ही ये 7 लाख का मुनाफा फर्म को होता है, अब आप सोच के देखिए फर्म को तो 10 लाख ही मिलेंगे, लेकिन उस 10 लाख में 3 लाख तो वही है जो हमने पे करे थे, वही मिले, 7 लाख ऊपर से मिले ना। जैसे ही फर्म को ये 10 लाख रुपए मिलते हैं, फर्म उन्हें बांटता है पार्टनर में इन देयर PSR। अगर आप सोचो ये 7 लाख यहां जाता, गेन भी तो आगे जाके रेशो में ही बढ़ता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में जब भी कोई गेन जैसी चीज होती है तो फर्म उसे रीवैल्यूएशन में डालने की बजाय डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि फर्म जानता है कि यह कहना गलत होगा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है मुझे गेन हो रहा है। इसलिए इस तरह के गेन को हम रिवैल्यूएशन में ना दिखा के डायरेक्ट किस में डालते हैं? पार्टनर की कैपिटल। आप कहेंगे सर पार्टनर की कैपिटल में डाल रहे हैं तो क्या वो गेन नहीं हुआ? देखिए जी, पार्टनर की कैपिटल में डालने का मतलब है कि आपने पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी। इसका मतलब है गेन अगर हुआ भी तो मैंने उसे गेन की तरह रिकॉर्ड नहीं करा है, मैंने तो सिंपल जाके उसको पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे हम रिजर्व्स वगैरह को बांटते हैं। आ रही मेरी बात सुनने? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी जेएलपी, एसएलपी या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का केस होता है, उसमें अगर आपके पास कोई गेन हो रहा है तो आप उस गेन को रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, आप उसको डायरेक्ट उठा के पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी रेशियो के अंदर। कोई आपसे पूछे क्यों, तो आप उसमें आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इट वुड बी वेरी हार्श, ये बहुत ज्यादा गलत होगा, हार्श होगा टू से that in the event of death of the partner firm has made a gain of ₹7 lakh। ओके, तो इसलिए हम उसको गेन की तरह ना रिकॉर्ड करके हम उसे डायरेक्ट किस में डालते हैं? पार्टनर कैपिटल। कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर अगर हम रिवैल्यूएशन में डाल भी देते तो अल्टीमेटली वो पार्टनर कैपिटल में ही जाता, तो क्या वो गलत नहीं है? देखिए जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
क्योंकि जहां आपने इसको गेन की तरह रिकॉर्ड कर दिया तो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर दिया, वो गड़बड़ कहलाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करके चलेंगे, राइट। सो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको जेएलपी एसएलपी के बारे में पता होने चाहिए। इनके आधार पे हमें अपने आगे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन को चालू करने से पहले एक छोटा सा की स्किल हम यहाँ पे जो है अपना डेवलप कर लेते हैं। की स्किल ये है कि किसी की डेथ हो गई तो पॉलिसी अमाउंट को लेके चलना है, और एनी केस अदर देन डेथ है तो उस केस में हमें सरेंडर वैल्यू को लेके चलना है। ओके, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिए मैंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय फर्म इफ पार्टनर्स दे रखे हैं आपके पास ए बी सी। पार्टनर्स की हमने एसएलपी ले रखी है 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की। इन एसएलपी की सरेंडर वैल्यू है 10,000, 20,000, 30,000। और इन्होंने एक जेएलपी भी ले रखी है, जेएलपी ले रखी है 10 लाख की। इस जेएलपी की सरेंडर वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन है और उसने पूछा है कि अमाउंट बताइए फर्म कितनी रिसीव करेगा। एसएलपी दे रखी है, जेएलपी दे रखी है, सरेंडर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैंने लिखा केस नंबर 1, इफ ए रिटायर्स। केस किसका है? रिटायरमेंट का। ध्यान दीजिएगा, अगर ए रिटायर हुआ तो हमारे लिए पॉलिसी अमाउंट का तो कोई काम ही नहीं है। अब पॉलिसी अमाउंट कौन कौन सी है ध्यान दीजिएगा। एक तो ये 1 लाख की पॉलिसी अमाउंट, 2 लाख की पॉलिसी अमाउंट, 3 लाख की, 10 लाख की, इसका कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जनाब अगर एक की डेथ हो ही नहीं या किसी पार्टनर की डेथ हो ही नहीं तो पॉलिसी अमाउंट क्यों मिलेगा? ए रिटायर हुआ तो ए की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, बी की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, सी की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू और जेएलपी वाली पॉलिसी का भी सरेंडर वैल्यू। आप कहेंगे कि सर ए के रिटायर होने पे आप सारी पॉलिसी सरेंडर क्यों कर रहे हैं? तो फिर से वही कंसेप्ट ध्यान में लगाइए, जब फर्म ने प्रीमियम पे करा होगा तो उसमें योगदान सबका होगा। तो कोई भी अगर इवेंट होता है उस इवेंट पे हमें जितनी पॉलिसीज होती हैं उनको खत्म यानी एलिमिनेट करना ही होता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी फर्म को कितना पैसा देगी? 10, 20, 30 और 1 लाख। तो इस केस में फर्म को जो पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा 1,60,000 रुपये, और उस 1,60,000 को फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ए, बी और सी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट। दूसरा केस ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दूं केस नंबर 2, इफ ए डाइड। अब मुझे बताइए अगर ए की डेथ हो जाए तो फर्म को कितना मिलेगा? देखिए जी ऐसा है, अगर ए की डेथ हो जाए तो एसएलपी के चलते 1 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि ए की डेथ हो गई तो फर्म को 1 लाख मिलना चाहिए। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के चलते कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख। पॉलिसी अमाउंट का तो पैसा मिलेगा, क्योंकि एसएलपी का मतलब है ए की डेथ हो गई तो पैसा दे देंगे, जेएलपी का मतलब है कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। बची बी और सी की एसएलपी, इसका तो पैसा मिल नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ तब मिलता है जब बी की डेथ होती है या सी की डेथ होती। तो इन 2 पॉलिसी को हम सरेंडर करेंगे, इसका पैसा मिलेगा 20K और 30K, यानी टोटल पैसा आपके पास मिलेगा 11,50,000 रुपए फर्म को, और फर्म इन्हें बांट देगा ए, बी और सी में। किस में? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। केस नंबर 3 लेता हूं, आप कोशिश करेंगे। मैंने कहा इफ ए एंड बी डाइड। अब बताइए कि फर्म को कितना पैसा जो है वो मिलना चाहिए। तो सोचिए, अगर ए और बी की डेथ हो गई तो ए की जो एसएलपी है 1 लाख वो मिलेगी, बी की जो एसएलपी है 2 लाख वो मिलेगी, और जेएलपी मिलेगी 10 लाख। क्योंकि जनाब ए की डेथ होने पे 1 लाख मिल गया, बी की डेथ होने पे 2 लाख मिल गया, और दोनों की डेथ हो गई तो जेएलपी का भी 10 लाख मिलेगा। बची सी की पॉलिसी, उसका 3 लाख तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ कब मिलता है जब सी की डेथ होती। तो इस पॉलिसी को मैं सरेंडर कर दूंगा, यानी कितना मिलेगा? 30,000। तो वैल्यू हो गई 10, 2, 12, 13,30,000 रुपए फर्म को मिलेंगे, जो कि फर्म एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उनकी पीएसआर। है कि
एक केस में और लेता हूं, लास्ट केस, आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। मैंने कहा इफ ऑल पार्टनर्स डाइड, सबकी ही डेथ हो गई, तो सोचो ए की डेथ होने पे 1 लाख मिला, बी की होने पे 2 लाख, सी की होने पे 3 लाख, और तीनों की हो गई तो 10 लाख मिले, मतलब से पॉलिसी अमाउंट कंसीडर करा। तो टोटल पैसे कितने मिले होंगे? 16 लाख रुपए। और 16 लाख रुपए फर्म जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एबीसी में उनकी पीएसआर के अंदर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो फंडा बड़ा सिंपल सा चलता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो उसकी पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी, बाकी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाएगा, और जब किसी की डेथ ना हो रही हो तो जितनी भी पॉलिसी है सबको सरेंडर कर दिया जाएगा। जो मैंने की स्किल आपको बताया था वो यही था। डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट लेते हैं, कोई भी अदर केस हो उस केस में सरेंडर वैल्यू लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसमें मैं आपको दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कहा जी, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए ऑन अकाउंट ऑफ जेएलपी एंड एसएलपी बाय फर्म। देखिए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा मिलेगा जेएलपी का या एसएलपी का फर्म से। ट्रांजैक्शन ऐसी है कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। एसएलपी ले रखी है 4 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की। जेएलपी ले रखी है 10 लाख की। सरेंडर वैल्यू सारी पॉलिसी का 10% है ऑफ ऑल पॉलिसी, है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊं तो आपसे साफ साफ बोला गया है कि ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा मिलेगा। आप मुझे बताइए, अगर बात ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हो रही है तो क्या ये क्वेश्चन डेथ का हुआ या एनी केस अदर देन डेथ का हुआ? सोच के बताइए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सामने कब आएंगे? जब पार्टनर की क्या हो गई हो? डेथ। भाई अगर ए जिंदा होता तो ए को ही पैसा मिलता ना, उसके लीगल हायर को क्यों मिलता? जाहिर सी बात है ए की डेथ हो गई होगी तभी उसके लीगल हायर को मिल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ए की डेथ का है। और जनाब अगर ए की डेथ हो गई तो ए की एसएलपी का पैसा मिलेगा 4 लाख और जेएलपी का पैसा मिलेगा 10 लाख, क्योंकि कोई भी पार्टनर बढ़ गया 10 लाख मिल गए फर्म को, और ए की डेथ हुई तो 4 लाख मिल गया। इन पॉलिसी का कोई काम नहीं, इनको सरेंडर करेंगे। सरेंडर वैल्यू 10% है, तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000। अल्टीमेटली जो वैल्यू आपके पास बन गई 14,50,000 रुपए जो है वो फर्म को मिलेंगे। कब? जब ए की डेथ होगी। और उसने पूछा था कि ए के लीगल हायर को कितना मिलेगा, तो आपने कुछ नहीं करना, 14,50,000 में ए का जो शेयर है वो मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप मेरी बात समझे, मान लीजिए इनकी जो रेशियो है वो है 2:1:1, तो ए का शेयर कितना बन जाएगा? 2/4। आप इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 7,25,000। यानी ये पैसा मिलेगा ए के लीगल हायर को कब? जब ए की डेथ होगी और ए के लीगल हायर को एसएलपी जेएलपी का पैसा इतना दिया जाएगा। बात क्लियर है? सो ये हमारा जेएलपी एसएलपी का कुछ इंट्रोडक्शन है। आप इसको अब अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे और इसके बेस को थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जेएलपी एसएलपी की अकाउंटिंग बताऊंगा कि इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड करने के कुछ अन्य तरीके। आज हमने सिर्फ जेएलपी एसएलपी का एक बेसिक पढ़ा है, तो आज आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, राइट। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।